गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर्स में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या टॉपिक शुरू किया था। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लिम्बिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो जो लिम्बिक सिस्टम होती है उसे ही हम विसरल और इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लिम्बिक सिस्टम होती है उसे हम विसरल और इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। ऑल इमोशंस आर कंट्रोल थ्रू दिस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले सारे जो इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों, ये जो लिम्बिक सिस्टम होती है वो किन स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। सर्टन पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड डायनसेफेलॉन फॉर्म्स द लिम्बिक सिस्टम। मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफेलॉन मिलके ही हमारी लिम्बिक सिस्टम बनती है। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं लिम्बिक सिस्टम के? तो सबसे पहला उसका फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन वो होता है, इट कंट्रोल्स इट कंसर्न विथ इमोशंस एंड बिहेवियर पैटर्न्स एंड मेमोरी। तीन फंक्शन हमें याद रखने हैं यहाँ पे। इमोशंस पे वो ज़्यादा काम करती है। दूसरे बिहेवियरल पैटर्न्स, मतलब हम किस तरह की वर्तणूक हमारी रहेगी उस हिसाब से वो लिम्बिक सिस्टम वर्क करती है। और थर्ड जो है दैट इज़ मेमोरी, मतलब हमारी स्मृति कैसी है उस पे भी लिम्बिक सिस्टम पे सारी चीज़ें डिपेंड होती है। सेकंड इज़ इट इज़ कंसर्न विथ पेन एंड प्लेजर। किसी को कुछ दुखा हुआ है या कुछ करने की इच्छा है या उसके मन के अंदर जो इच्छा होती है उसके लिए भी हमारी जो लिम्बिक सिस्टम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। साथ में जो इमोशंस है लाइक एंगर, फियर, सॉरो या सेक्सुअल फीलिंग, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम लिम्बिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों हम सेरेब्रम के बारे में देख रहे थे, तो उसी कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो क्या होते हैं और उनको किस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे। फंक्शनली जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। एक होते हैं सेंसरी एरियाज, सेकंड वन इज़ मोटर एरियाज एंड थर्ड वन इज़ एसोसिएशन एरियाज। तो तीन एरिया हमें याद रखने हैं। पहले सेंसरी एरियाज, सेकंड वन इज़ मोटर एरियाज एंड थर्ड वन इज़ एसोसिएशन एरियाज। दोस्तों ये जो फंक्शनल एरियाज जो होते हैं वो डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरेब्रम में उपस्थित होते हैं। मतलब सेरेब्रम के अंदर जो डिफरेंट लोब्स होते हैं, कौन से लोब्स होते हैं? तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये चार जो लोब होते हैं सेरेब्रम के, उसके अंदर जो फंक्शनल एरियाज होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। दिस फंक्शनल एरियाज आर नंबर्ड। और ये जो फंक्शनल एरियाज होते हैं वो उन्हें नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे नंबरिंग किए गए हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 का जो एरिया है, यहाँ पे प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है। उसके साथ ही यहाँ पे हम 17-18 यहाँ पे देख सकते हैं, ये विजुअल एरिया है, ऑक्सीपिटल लोब है ये यहाँ पे। और ये फ्रंटल साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 44 ब्रोकाज एरिया। तो इस तरह से नंबरिंग के द्वारा ये जो लोब्स होते हैं या जो एरिया होते हैं वो डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस फंक्शनल एरियाज आर नंबर्ड। तो हमें याद रखना होता है, नंबर याद रखा तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लोब में कौन सा एरिया प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले अब हम जो सेंसरी एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब हमने जो देखे कि तीन डिवीजन किए जाते हैं फंक्शनल बेसिस पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। पहला रहता है सेंसरी एरिया, दूसरा मोटर एरिया और थर्ड जो है एसोसिएशन एरिया। उनमें से अब हम सेंसरी एरिया जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कहाँ कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, उसे हम जनरल सेंसरी एरिया भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट रहता है 1 2 3। तो डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे वो प्रेजेंट है। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख जो एरियाज है उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि प्राइमरी विजुअल एरिया जो रहता है वो नंबर 17 में रहता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पे प्राइमरी विजुअल एरिया प्रेजेंट रहता है। वहीं पे ही जो विजुअल एसोसिएशन एरिया भी प्रेजेंट रहता है 18 19 में। उसके साथ हम देख सकते हैं ऑडिटरी जो एरिया है वो 41 42 हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑडिटरी एरिया जो है वो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये एरिया सेरेब्रम के लोब्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे एक बार आप देख लीजिए। तब हम देखेंगे मोटर एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो उसमें तीन रहते हैं। सबसे पहले रहता है प्री मोटर एरिया नंबर 6,
फ्रंटल आई फील्ड नंबर 8 एंड मोटर स्पीच एरिया दैट इज ब्रोकाज एरिया नंबर 44। ठीक है, और जो लास्ट जो है एसोसिएशन एरियाज, तो उसके बारे में देखेंगे कि ये जो एसोसिएशन एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं उसका वो कहाँ पे रहते हैं। इट ऑक्यूपाइज ग्रेटर पोर्शन ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स। मतलब ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब में ये एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें याद रखना है 3 तरह के हमने यहाँ पे जो एरियाज है, जैसे कि सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया देखे। सेंसरी एरिया में हमने बहुत सारे एरियाज़ के बारे में समझा, लाइक मोटर एरिया में हमने जो 3 प्रमुख एरियाज है उनके बारे में देखा, और एसोसिएशन एरिया जो रहता है वो ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद अब हम फंक्शंस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले सेंसरी एरिया में जो एरियाज है उनके क्या फंक्शंस होते हैं उसको समझेंगे। पहला हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। तो ये जो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है उसके क्या क्या फंक्शन रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका ये रहता है कि इट रिसीव्स सेंसेशन फ्रॉम क्यूटेनियस, मस्कुलर एंड विसरल रिसेप्टर्स। मतलब क्यूटेनियस, मस्कुलर और विसरल रिसेप्टर से वो सेंसेशन रिसीव करने का काम करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर के अलग अलग जगहों से इम्पल्सेस या कुछ इम्पॉर्टेंट सेंसेशन है उनको रिसीव करने का काम ये एरिया के द्वारा किया जाता है। होल बॉडी रिप्रेजेंटेड इन दिस एरिया। ये जो सोमेस्थेटिक एरिया रहता है वहाँ पे हमारी पूरी बॉडी रिप्रेजेंट होती है। मतलब वो जो एरिया रहता है वहाँ पे हमारे पूरी बॉडी के सेंसेशन पहुँच जाते हैं। मोर द सेंसिटिव एरिया लार्जर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एरिया इन दिस रीजन। मतलब वो रीजन, मतलब हमारे शरीर पे वो रीजन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसका ब्रेन के अंदर जो एरिया रहेगा वो बहुत बड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल दिए है थोरैक्स और लिप्स का। हमारे जो लिप्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और एज़ कम्पेयर टू थोरैक्स, और ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उनका जो एरिया रहता है, ठीक है, दिस therefore more sensory areas receive impulse from lips than thorax। इस वजह से लिप्स की तरफ से ज़्यादा इम्पल्सेस मिलते हैं और उस वजह से उसका एरिया भी वहाँ पे बड़ा रहता है। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरियाज। ये जो सोमेस्थेटिक एरिया देखा उसके बाद उसके एसोसिएशन एरिया में क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम थैलेमस। मतलब थैलेमस से जो इनपुट्स आएंगे उनको ये रिसीव करता है। इट्स फंक्शन इज़ टू इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट सेंसेशन। जो भी सेंसेशन आ रहे हैं वहाँ पे उनको इंटीग्रेट मतलब एक साथ मिलाने का और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने का काम ये एरिया की तरफ से किया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, डिटरमाइंस द एग्जैक्ट शेप एंड टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट लुकिंग एट इट। मतलब उसे उस ऑब्जेक्ट को न देखते हुए भी, मतलब उसको सेंसेशन से ही महसूस करके उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है या उसका टेक्सचर किस तरह का है उसका वो ज्ञान कर लेता है। और उसके बाद इसका ज्ञान होने के बाद देन इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ द पार्ट उस फॉर एक्सपीरियंस। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर उस एज अ मेमोरी उस करके उसको स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर में जो एक्सपीरियंस आने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। Therefore a person can compare sensation with past experiences। मतलब अगर फ्यूचर में हमने किसी सेम चीज़ को देखा तो जो पास्ट का हमें एक्सपीरियंस हुआ है उसके साथ उसे कंपेयर करके उस चीज़ का वो अनुमान लगा सकता है। तो ये फंक्शन रहता है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्राइमरी विजुअल एरिया। जो 17 नंबर का एरिया है उसके प्राइमरी फंक्शंस क्या रहते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो वो क्या करता है, इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम आइज़। मतलब हमारी आइज़ से जो सेंसरी इम्पल्स जाने वाला है ब्रेन तक उसको रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद इट इंटरप्रेट्स शेप, कलर एंड मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, कलर कौन सा है और उसके बाद उसके अंदर जो मूवमेंट है उसे नोट डाउन करने का काम ये प्राइमरी विजुअल एरिया करता है। नेक्स्ट उसके प्राइमरी विजुअल एरिया का जो एसोसिएशन एरिया है उसका क्या फंक्शन रहता है, ये प्रेजेंट रहता है 18-19 नंबर के एरिया में। तो ये क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ विजुअल एसोसिएशन एरिया। इट स्टोर्स विजुअल एक्सपीरियंसेस। अभी जो हमने चीज़ देखी है
उसका जो एक्सपीरियंस हमें आया है उसे स्टोर करने का या उसकी मेमोरी बनाने का काम ये एरिया करता है। दिस एरिया एस्टैब्लिशेस प्रेजेंट विजुअल एक्सपीरियंस विथ पास्ट वन। तो हमने जो अभी चीज़ देखी है, जो ऑब्जेक्ट देखा है, उसका पास्ट में कुछ रिलेशन मिलता है क्या, उसका इंटरप्रिटेशन करने का काम भी ये एरिया की तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट जो एरिया वो है फंक्शंस ऑफ प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। जो ऑडिटरी एरिया है वो 41, 42 वहाँ पे उसके नंबरिंग होता है और इसका फंक्शन क्या रहता है, दिस एरिया इंटरप्रेट्स पिच एंड रिदम ऑफ साउंड। मतलब जो जो साउंड हमें आ रहे हैं उसका पिच क्या है, मतलब उसका जो स्वर है वो एक्चुअली क्या है, उसका रिदम क्या है, उसके बारे में ये एरिया रिकग्निशन करता है। और उसका जो एसोसिएशन एरिया है ऑडिटरी का वो क्या काम करता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। फंक्शंस ऑफ ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो हमने पहले जो ऑडिटरी एरिया था वो क्या करेगा, पिच और रिदम को कैलकुलेट करने का काम करता है, लेकिन ये जो एसोसिएशन एरिया है वो डिटरमाइन करता है वेदर ये जो साउंड आ रहा है वो कुछ व्यक्ति बोल रहा है या कुछ गाना गा रहा है या म्यूज़िकल कुछ इंस्ट्रूमेंट बज रहा है या नॉइजी या मतलब कुछ गोंगाट चल रहा है। ऐसी जो चीज़ें रहती है वो इंटरप्रिटेशन का काम ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया की तरफ से किया जाता है। उसके बाद ये जो एरिया रहता है वो हमारे जो वर्ड्स रहते हैं उनको थॉट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट जो एरिया है वो है प्राइमरी गॉस्टेटरी एरिया। ठीक है, प्राइमरी गॉस्टेटरी एरिया। तो इसका फंक्शन रहता है इट इंटरप्रेट्स सेंसेशन रिलेटेड टू टेस्ट। हमारी टेस्ट कैसी है उसका रिकग्निशन करने का काम इस एरिया के द्वारा किया जाता है। इसका नंबर रहता है 43। नेक्स्ट जो एरिया है, हम सब सेंसरी एरियाज़ की बात कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो एरिया है वो है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। ठीक है, तो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया का फंक्शन रहेगा स्मेल का। स्मेल कैसी है, सुगंध है या दुर्गंध है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का काम ये एरिया कहता है। उसके बाद जो लास्ट एरिया है वो है ग्नोस्टिक एरिया और उसे वर्निंकेज एरिया भी कहा जाता है। इसका नंबर रहता है 5, 7, 39, 40। तो ग्नोसिस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, ग्नोसिस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है नॉलेज। और दिस एरिया रिसीव्स नॉलेज फ्रॉम ऑल एसोसिएशन एरियाज। मतलब हमने अभी जितने एसोसिएशन एरियाज देखे, जैसे कि टेस्ट के बारे में देखा, स्मेल के बारे में देखा, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, उसके बाद विजुअल एसोसिएशन एरिया है, तो सारे जो एसोसिएशन एरियाज है उनसे वो इनपुट लेता है। ठीक है, और वो इनपुट आने के बाद दिस एरिया इंटीग्रेट्स सेंसरी इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जो जो उसको इनपुट्स आएंगे उसके बाद उनको इंटरप्रिटेशन करने का काम वो करता है। बाय रिसीविंग सच इनपुट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अ कॉमन एरिया इज़ फॉर्म्ड। और ये सारे इनपुट्स को एनालाइज करने के बाद ये ब्रेन का जो पार्ट बनता है उसे हम ग्नोस्टिक एरिया या फिर वर्निंकेज एरिया भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंसरी एरिया देखने के बाद अब हम फंक्शंस ऑफ मोटर एरिया के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्राइमरी मोटर एरिया है, एरिया 4, उसके बारे में हम समझेंगे कि उसके क्या फंक्शन होते हैं। इट कंट्रोल्स स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल दोज रिजल्ट इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल का जो मूवमेंट्स है या उनके अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने वाले हैं एट द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसे कंट्रोल करने का काम ये प्राइमरी मोटर एरिया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो उसका सेकंड एरिया है वो है फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया ये 8 नंबर का एरिया है। उसका फंक्शन रहेगा इट कंट्रोल्स वॉलंटरी स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ द आई फॉर सर्चिंग अ वर्ड इन अ बुक। मतलब वॉलंटरी मूवमेंट रहती है आई की, किस लिए, जिस वक्त हम बुक में कुछ वर्ड सर्च करते हो तो उस वक्त जो फटाफट हम वर्ड्स को ढूंढने के लिए हमारी आइज़ जो रहती है वो मूव होती है या इस तरह से आइज़ की स्कैनिंग मूवमेंट चलती है, तो उसे कंट्रोल करने का काम जो रहता है वो फ्रंटल आई फील्ड एरिया की तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट जो एरिया है वो है ब्रोकास एरिया। ये नंबर 44 रहता है और ये एरिया की मदद से ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट्स थॉट्स इनटू स्पीच। मतलब हमारे जो थॉट्स है उसको स्पीच में कन्वर्ट करने का काम इस एरिया के द्वारा किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच ऑकर इन ब्रोकास एरिया। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे याद रखना है
कि जो स्पीच प्रोड्यूस हो रही है वो ब्रोकाज एरिया में होती है और उसका नंबर रहता है 44। तो सेंसरी और मोटर एरिया के फंक्शंस देखने के बाद अब जो लास्ट या थर्ड जो बाकी है एरिया, दैट इज़ एसोसिएशन एरिया, उसके क्या फंक्शन होते हैं उसको हम देखेंगे। फंक्शंस ऑफ द एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरियाज आर रिलेटेड विद मेमोरी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। मतलब एसोसिएशन एरिया के बारे में हमने पहले भी देखा है कि उसका मेन फंक्शन है मेमोरीज, मतलब स्मृति को याद रखना। उसके बाद रीजनिंग, बहुत सारे रीजनिंग करते हैं हम, इंटरप्रिटेशन करते हैं बहुत सारे। उसके बाद इंटेलिजेंस, बुद्धि कैसी रहेगी उस व्यक्ति की। और इमोशंस, जो हमने एंगर, फियर देखा, ये जो सारे इमोशंस है उनको कंट्रोल करने का काम ये एसोसिएशन एरिया के द्वारा किया जाता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस देखने के बाद अब हम ये जो नई कंसेप्ट यहाँ पे आपको आने वाली है ईईजी, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे ईसीजी होता है हार्ट का, वैसे ही हमारे ब्रेन का एक ग्राफ निकलता है, उसे हम ईईजी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो उसकी डेफिनेशन हम पहले समझेंगे। ब्रेन वेव्स जनरेटेड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैन बी रिकॉर्डेड। दिस रिकॉर्ड ऑफ सेरेब्रल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ईईजी। मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत सारी वेव्स को जनरेट करता है, कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और उसका जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ये जो पूरी एक्टिविटी होती है उसका जब हम रिकॉर्ड करते हैं सेरेब्रल एक्टिविटी का, तो उसे हम ईईजी कहते हैं। तो ब्रेन के अंदर 4 तरह की वेव्स देखी जाती है जो कि ईईजी में ऑब्जर्व होती है। तो वो कौन सी रहती है? अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। तो 4 तरह की वेव्स ब्रेन के अंदर डेवलप होती है, अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। ये जो अल्फ़ा वेव रहती है वो किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है? अल्फ़ा वेव्स आर फाउंड इन पीपल हु आर अवेक एंड इन रेस्टिंग स्टेज। मतलब जो सोए नहीं है, जागे हुए पीपल है या रेस्टिंग स्टेज में बैठे हैं, उनके अंदर हमें अल्फ़ा वेव्स दिखाई देती है। और जब कोई व्यक्ति सोता है, दिस वेव्स डिसअपियर ड्यूरिंग स्लीप। अगर कोई व्यक्ति सोएगा तो उस वक्त यह अल्फ़ा वेव डिसअपियर हो जाएगी। उसी तरह से बीटा वेव के बारे में हमें समझना है कि बीटा वेव्स इंडिकेट्स एक्टिव नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम की एक्टिवनेस है तो बीटा वेव आएगी, या फिर कुछ पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो गई तो बीटा वेव्स नहीं आएगी। उसके बाद जो थीटा वेव है, थीटा वेव्स ऑकर इन चिल्ड्रन एंड इन एडल्ट्स एंड इट शोज स्ट्रेस। जब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को स्ट्रेस रहती है तो उस वक्त जो वेव उत्पन्न होती है वो रहती है थीटा वेव। और जो लास्ट की जो वेव है डेल्टा वेव, डेल्टा वेव्स आर फाउंड इन चिल्ड्रन इन अवेकन स्टेज, हाउएवर दिस इंडिकेट्स ब्रेन डैमेज इन एडल्ट्स। तो दोस्तों ये जो डेल्टा वेव रहती है वो बच्चों में उपस्थित रहती है, मतलब जब बच्चा जागा रहता है या सोता नहीं है उस वक्त उसके अंदर ये डेल्टा वेव उपस्थित रहती है। लेकिन अगर ये एल्डरली पर्सन में उपस्थित रही तो उसका मतलब ये होता है कि उस एडल्ट में उसका ब्रेन डैमेज हो गया है। दिस वेव आर ऑल्सो फाउंड इन ड्यूरिंग डीप स्लीप इन एडल्ट्स। तो इस तरह से दोस्तों ये जो डेल्टा वेव है वो एक तो 2 कंडीशन में दिखेगी। एक तो जो एडल्ट है वो अवेकन है, उसके अंदर अगर दिख गई तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, या फिर अगर वो व्यक्ति डीप स्लीप में है तो उस वक्त भी ये डेल्टा वेव जनरेट होती है। दोस्तों हमें पता है कि ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स निकलती है, उसके बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम उनका नाम लेंगे और 2-3 इनका फंक्शन देख के आगे बढ़ेंगे। इसे आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। तो पहली जो है ऑल्फैक्टरी, उसका फंक्शन रहता है स्मेल। सेकंड जो है ऑप्टिक, उसका विजन फंक्शन रहता है। ऑक्यूमुलेटर, उसका फंक्शन रहता है, उसके 2 फंक्शन मोटर और सेंसरी में हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ आईलिड, आई बॉल, और सेंसरी में मसल जो रहते हैं उनका सेंस लेने का काम। उसके बाद जो ट्रॉक्लियर नर्व है उसका फंक्शन रहेगा मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ट्राइजेमिनल नर्व, उसका फंक्शन च्यूइंग में आता है। एब्डुसेंस नर्व, फेशियल नर्व, फेशियल नर्व का फंक्शन एक्सप्रेशन जो देते हैं हम वहाँ पे आता है, या सिक्रीशन ऑफ सलाइवा में भी उसका रोल देखा जाता है। उसी तरह से वेस्टिबुलो कॉक्लियर, उसका हियरिंग में रोल है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो सलाइवरी सिक्रीशन में अपना योगदान देती है। वेगस नर्व जो है विसरल मसल का मूवमेंट्स में उसकी मदद होती है। और एक्सेसरी नर्व्स जो है या मिक्स्ड प्राइमरी मोटर नर्व्स जो रहती है, इट कंट्रोल्स स्वैलोइंग मूवमेंट, कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ हेड। तो इसके मैं अभी मोटर फंक्शन बता रहा हूँ, उसके सेंसरी फंक्शंस भी है, तो इसे आप एक बार डिटेल में पढ़ लो।
नेक्स्ट जो है हाइपोग्लॉसल नर्व जो है उसका फंक्शन मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग स्पीच रहता है या स्वैलोइंग के वक्त उसका फंक्शन रहता है। और मस्कुलर उसका फंक्शन सेंसरी फंक्शन जो है वो रहता है कि मसल को अच्छी तरह से वहाँ पे सेंस भेजने का या फिर वहाँ से इम्पल्स कैरी करने का उसका बेसिक फंक्शन होता है। तो इस तरह से जो क्रैनियल नर्व्स है उनको एक बार डिटेल में पढ़ लो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा। दोस्तों सेरेब्रम देखने के बाद अब हम सेरेबेलम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेरेब्रम है, यहाँ पे सेरेबेलम है, यहाँ पे पॉन्स है, मेडुला, यहाँ पे मिड ब्रेन रहता है और नीचे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। इस डायग्राम से फिर से एक बार देख लो आप। तो हम अब सेरेबेलम के बारे में चर्चा करेंगे। सेरेबेलम इज सिचुएटेड इन द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रैनियल कैविटी, मतलब इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रैनियल कैविटी में सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है क्रैनियल कैविटी का, वहाँ पे सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है। सेरेबेलम इज़ अ मोटर ऑर्गन, मतलब हमारे शरीर में चलने वाले सारे मोटर फंक्शंस जो है वो सेरेबेलम की वजह से कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे फंक्शंस क्या रहते हैं सेरेबेलम के। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका है इट कोऑर्डिनेट्स सबकॉन्शियस मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। हमारे स्केलेटल मसल की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करने का या कोऑर्डिनेट करने का काम सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है उसका मेनली इट मेंटेन्स बॉडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, मतलब हमारी गेट अच्छी रहनी चाहिए, हम चलते चलते गिर नहीं जाने चाहिए। तो इसको बॉडी का जो एक मेंटेनेंस इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना कहते हैं, तो ये सेरेबेलम के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड वन जो है उसका फंक्शन वो है इट मेंटेन्स नॉर्मल मसल टोन। नॉर्मल मसल टोन मेंटेन करने का काम भी सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर किसी कारणवश सेरेबेलम के अंदर इंजुरी होती है तो उस वक्त क्या हो सकता है, डैमेज टू द सेरेबेलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ गेट, मतलब गेट डिस्टर्ब हो जाती है, वो व्यक्ति ठीक तरह से नहीं चल पाता है। एंड सिवियर डिजीनेस विच इंडिकेट्स लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन स्केलेटल मसल मूवमेंट एंड लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर डैमेज होता है सेरेबेलम के अंदर, उस वजह से उस व्यक्ति की गेट डिस्टर्ब हो सकती है, या उस व्यक्ति को डिजीनेस मतलब चक्कर आती है, बार बार चक्कर आने जैसा उसको लगता है, या फिर वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता, जो मूवमेंट है वो चलना लोकोमोशन या मूवमेंट उसकी होने वाली है उसको वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसके मसल का टोन चला जाता है और उसका जो नेचुरल इक्विलिब्रियम रहना चाहिए वो मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, तो वो कभी भी गिर सकता है चलते चलते। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सेरेबेलम के फंक्शंस के बारे में देखे। तो सेरेबेलम और ब्रेन का जो पार्ट था मेन, उसको हमने यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया। दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखी, वहाँ पे ब्रेन को पूरी तरह से समझा। अब आगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं ब्रेन के अंदर बहुत सारे, तो उनके नाम भी आपको पता रहे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमें बार बार हमारे जब हम पढ़ते हैं तब बार बार इनका उल्लेख किया जाता है कि एसिटिलकोलिन रहता है, सीरोटोनिन रहता है, गाबा या गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये सब चीज़ें क्या क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उसको हम 2 मिनट में समझ लेंगे, क्योंकि उसे हमें बार बार वो आएंगे, आपको याद हो जाएंगे वो वैसे ही। तो एसिटिलकोलिन का फंक्शन रहता है इट लीड्स एक्साइटेशन, मतलब एक्टिवनेस लाता है ये। दूसरा जो है सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन क्या करेगा, ये स्लीप से उसका रिलेशन रहता है। उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। हमारा जो मूड रहता है कभी ऑफ रहता है कभी ऑन रहता है, मतलब हैप्पी रहते हैं अनहैप्पी रहते हैं, तो ये जो मूड रहता है स्विंग ऑफ मूड, तो ये भी सीरोटोनिन कंट्रोल करता है। उसके बाद जो गैबा है इट इनिबिट्स द ब्रेन एक्टिविटी, मतलब ब्रेन एक्टिविटी कम कर देता है। और साथ में ये इट लीड्स टू इनिबिशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्स ट्रांसफर होने वाले हैं तो उनका भी इनिबिशन करने का काम ये गैबा जो गैमा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है उसकी तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है डोपामिन। तो डोपामिन क्या करता है, इमोशन से ये रिलेटेड रहता है। हमारे अंदर एंगर, फियर, स्ट्रेस जो चीज़ें रहती है उनको कंट्रोल करने का काम ये न्यूरोट्रांसमीटर करता है। और सबकॉन्शियस मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, सबकॉन्शियस मतलब वॉलंटरीली जो मूवमेंट्स हम करते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने का काम भी ये डोपामाइन की तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट जो है ग्लूटामिनिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड।
कॉजेस एक्साइटेशन इन ब्रेन, ब्रेन में एक्साइटेशन या एक्टिवनेस लाने का काम इनकी तरफ से किया जाता है। और नॉरएपिनेफ्रिन, इट रिलेट्स टू मूड, इमोशंस एंड ड्रीमिंग, ये सारी चीज़ें करने का काम ये नॉरएपिनेफ्रिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर करता है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, एसिटिलकोलिन, सेरोटोनिन, गाबा, डोपामिन, ग्लूटामिनिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो उसमें जो सेरोटोनिन है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद गैमा के बारे में पता होना चाहिए, गैमा क्या रहता है, और डोपामिन, ये बार बार आपको आएंगे आगे भी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे अब हम ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। पहले थोड़ी उसकी एनाटॉमी समझेंगे और डायरेक्टली उसके फंक्शंस पे आप चले जाएंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, इट इज़ लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो स्पाइनल कॉर्ड अपना रहेगा वो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट रहता है। उसकी लेंथ रहती है 42 to 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट्स, और उसका जो सर्कमफरेंस रहेगा वो 2.54 इंचेस रहेगा। उसके ऊपर कवरिंग्स रहती है, जैसे हमने ब्रेन के अंदर कवरिंग्स देखे थे, 3 कवरिंग्स रहते हैं, उसे हम मिनिंजेस कहते हैं। ड्यूरा मैटर जो आउटर रहता है, एरेक्नॉइड मैटर जो मिडल रहता है, और पाया मैटर जो इनर साइड में रहता है। उसके बाद दोस्तों जो एपिड्यूरल स्पेस है वो रहते हैं बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस रहती है उसे हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। इन्फीरियर टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा में प्रेजेंट रहती है, और वहाँ पे ही जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है तो वहाँ पे ब्लॉक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्पेस रहती है वो रहती है सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस रहती है वो इन बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो रहती है उसे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। तो ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में CSF जो रहता है हमारा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वो सर्कुलेट होता रहता है। और जब लंबर पंक्चर किया जाता है, जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है एट द लेवल ऑफ 3rd and 4th लंबर वर्टिब्रा, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही वो दिया जाता है। दोस्तों बुक में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो एनाटॉमी उसकी बताई गई है उसे एक बार देख लो। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम जो फंक्शंस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के उसके बारे में समझेंगे। तो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हम सबसे पहला उसका फंक्शन जो है, इट कन्वेज सेंसरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन। मतलब सबक्यूटेनस लेवल पे, मसल लेवल पे या रिसेप्टर लेवल पे जो जो इम्पल्स हमें आ रहे हैं उनको कन्वे करने का काम सेंसरी नर्व्स के द्वारा किया जाता है। फ्रॉम पेरीफेरी टू ब्रेन मतलब रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक भेजने का काम स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू ही किया जाता है। मतलब वाया स्पाइनल कॉर्ड सारे सेंसरी नर्व इम्पल्सेस को सेंड किया जाता है ब्रेन की तरफ। सेकेंड जो फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड कन्वेज मोटर इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू पेरीफेरी। अब सेंसरी इम्पल्स पहले चला गया रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ, और उसका रिप्लाई आएगा ब्रेन से जो कि मोटर इम्पल्स के स्वरूप में आएगा, वो फ्रॉम ब्रेन टू पेरीफेरी वाया स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन एज अ रिफ्लेक्स सेंटर। जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्स सेंटर जैसे भी वो काम करता है। थर्ड वन जो फंक्शन है उसका, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है, और ये जो स्पाइनल नर्व्स रहती है वो आगे चल के बहुत सारे प्लेक्ससेस, नर्व प्लेक्ससेस में उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे कि सर्वाइकल प्लेक्सस है, लंबर प्लेक्सस है, सैक्रल प्लेक्सस है। ये सब फॉर्म हो जाती है जब स्पाइनल नर्व्स एक जगह पे एक प्लेक्सस या एक जाल बुनती है। उस वक्त ये जो प्लेक्सस उत्पन्न होती है वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ब्रेन की तरफ भेजने का काम किया जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डर्मेटोम्स का फंक्शन होता है, तो उसे हम देखेंगे। ऑल स्पाइनल नर्व्स एक्सेप्ट C1 इनरवेट स्पेसिफिक स्किन सेगमेंट इज कॉल्ड एज डर्मेटोम्स। मतलब जो स्पाइनल नर्व्स रहती है वो स्किन के एक रीजन में एक सेगमेंट या एक डर्मेटोम्स उत्पन्न करती है, या डर्मेटोम्स रहता है वहाँ पे। और उसका क्या बेसिक फंक्शन रहता है, नॉलेज ऑफ द डर्मेटोम्स हेल्प्स फिजिशियन टू डायग्नोस अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कौन से सेगमेंट में स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस सेगमेंट में कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है, वो डर्मेटोम्स की मदद से वो देखते हैं। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में हमें पता है कि मर्म जो रहते हैं उनके द्वारा हम मर्म की चिकित्सा करने के बाद वो पर्टिकुलर एरिया का
जो विकृति है उसे हम कवर करते हैं, उसी तरह से अगर डर्मेटोम्स के बारे में हमें जानकारी है अच्छी तरह से, तो हम कौन से सेगमेंट में मतलब समझो अगर हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जो डर्मेटोम्स उपस्थित रहने वाले हैं, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली कौन सी सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड की वो अफेक्ट हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हमने स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस देखे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू।